Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Hello and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। Warm welcome उदयन। थैंक यू राजेश। और अब हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Benchmark domestic indices snap 6-day winning streak. Sensex falls 278 points, Nifty dips over 100 points. Major Asian stock markets tumble and government is working to streamline FDI and FII processes to boost investment flows in India, says Union Commerce Minister Piyush Goyal. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांकों में 6 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला टूटा। सेंसेक्स 278 अंकों की गिरावट में और निफ्टी 100 अंकों से अधिक के नुकसान में रहा। प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में आई तीव्र गिरावट और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत में निवेश के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार एफडीआई और एफआईआई प्रणाली को सुगम बनाने पर कर रही है कार्य। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और अब शुरुआत करते हैं शेयर बाजार की खबर से। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में 6 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला आज टूट गया। सूचकांक कमजोरी के साथ खुले और भारी उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र के बाद गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 0.33% की मंदी से 278 अंक गिरकर 84,673 पर बंद हुआ। निफ्टी 0.4% के नुकसान से 103 अंक कम होकर 25,910 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का ही रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.7% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.8% से अधिक गिरावट पर बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and Nifty, snapped their 6-day winning streak. The indices opened on a negative note and after a choppy trading session closed in the red. The Sensex fell 278 points or 0.33% to close at 84,673, while the Nifty dipped 103 points or 0.4% to settle at 25,910. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also closed in negative territory. The mid-cap index lost 0.7% and the small-cap index declined over 0.8%. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 23 कंपनियों के शेयर गिरावट में रहे। सबसे अधिक गिरने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा का शेयर 2.2% से अधिक लुढ़क गया। इन्फोसिस को लगभग 1.5% का नुकसान हुआ और बजाज फाइनेंस के शेयर में 1.3% की गिरावट आई। सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में भारती एयरटेल का शेयर 2% से के उछाल में रहा। एक्सिस बैंक के शेयर में लगभग 1.3% की वृद्धि हुई और एशियन पेंट्स के शेयर में 0.6% बढ़त आई। Across sectoral indices at the BSE, barring consumer durables, which rose 0.2%, remaining other sectors ended in negative territory. Among the top key losers, realty fell 2%, focused IT as well as IT both dipped over 1.1% and metal lost over 1%.
The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,737 companies declined, 1,467 advanced and 137 remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे मजबूत हुआ और 88 रुपए 61 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 99.59 पर चल रहा था। उदयन, क्या कहेंगे आप? 6 दिनों से जारी था तेजी का सिलसिला, लगभग 2% बढ़ गया था बाजार। ऐसे में अगर 0.33% की गिरावट आती है और जो इंटरनेशनल मार्केट्स में गिरावट आई है उससे कहीं कम है, आपको कैसे देखते हैं आप बाजार की स्थिति को? अभी भी स्ट्रांग विकेट पर है? बिल्कुल स्ट्रांग विकेट पे तो है ही, पर अभी फिलहाल जो आपने पीछे बात की उसके बारे में थोड़ी देर बात कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अमेरिका में जैसे हम जानते हैं कि शटडाउन चल रहा था, तो जो आंकड़े नियमित रूप से निकलते हैं जो कि मार्केट में इन्वेस्टर्स, जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो उसका जो सप्लाई था, जो आंकड़ों की जो सप्लाई थी, आपूर्ति थी, वो रुकी हुई थी। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी, मुद्रास्फीति। तो अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमी है और वहाँ पे वो कई बार जो बड़े निवेशक है वो देखते हैं वहाँ पे कितना निवेश करना है। इमर्जिंग मार्केट जिसमें भारत, चाइना वगैरह सब आ जाते हैं, वहाँ पे क्या करना है, कौन से दूसरे एसेट क्लास में करना है, गोल्ड में करना है, कहाँ करना है। तो वो मेरे ख्याल से एक वेट कर रहे हैं कि वहाँ से जो आंकड़े निकलेंगे उससे। और दूसरा है कि पीछे जब यूएस फेडरल रिजर्व ने जब रेट की इंटरेस्ट रेट की कटौती की थी तो उसके मिनट्स निकलने वाले हैं कि वहाँ पे उस बैठक में क्या बातें हुई हैं, क्योंकि उसी से आगे चल के लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिसंबर के महीने में क्या यूएस फेडरल रिजर्व एक इंटरेस्ट रेट कट एक और करने वाला है, इंडिकेशन मिलेगी या तो वो एक बात वहाँ पे रही। दूसरी बात ये थी कि पीछे ये जो पीछे अनब्रोकन जो स्ट्रीक के बारे में आपने बात की थी, वो ये था कि कई बार क्या होता है, आप बेचते मतलब मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, आप यू रन अहेड ऑफ इट, मतलब आप मोमेंटम में आगे बढ़ जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे यार बहुत ज़्यादा बेच दिया। तो दूसरा एक जो थीम, जो नैरेटिव चल रहा है कि ये कई निवेशकों का, विदेशी निवेशकों का मानना था कि एआई रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं शायद भारत उससे उतना बेनिफिट ना करे जितना शायद अमेरिका करे, तो जिसे एआई रोटेशन का नाम दिया जा रहा है। तो एआई रोटेशन का जो प्ले था कि यहाँ पे उतना नहीं है, तो फिर ये आपको अगर एआई से, जैसे कि हम जानते हैं एआई रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो काफी हद तक आगे बढ़ते, मार्केट्स को, यूएस मार्केट्स को खींच के आगे ले जा रहे हैं और अब नीचे भी ला रहे हैं। हाँ, अब नीचे भी ला रहे हैं। तो एक और है कि एनवीडिया के भी आंकड़े निकलने वाले हैं जो कि नंबर 1 कैपिटलाइज्ड स्टॉक है। तो अब ये, क्योंकि ये दूसरा प्ले है, डिफेंसिव प्ले इंडिया को देखा जा रहा था, तो अब वो प्ले करते करते वो इतने सेशंस करने के बाद अब वो थोड़ा ब्रीदर लिया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं जो हो रही हैं, पर मैं कहूँगा कि अच्छे विकेट में मुझे लगता है कि एक तो आपके जो पीछे जो ये था कि अर्निंग्स जो है वो उस हिसाब से नहीं दिखा रही जिस हिसाब से प्राइस है। प्राइस और अर्निंग्स के बीच में जो सामंजस्य थोड़ा बहुत होना चाहिए, होता ही है, पर उसमें जो गैप नज़र लोगों को लग रहा था वो अब लोगों को लगता है कि उतना नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हेडलाइंस में एटलीस्ट आ रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील में लगता है कि पास पहुंच रहे हैं, और कई लोग, अथॉरिटेटिव लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं। तो ये आपको याद होगा कि जब ये बातें, जब फ्रिक्शन चालू हुई, ये एक प्रेशर का कारण बना था, स्पेशली हमारी करेंसी में। तो ये जैसे जैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे अगर ये फर्स्ट ट्रांच अगर डील का बन जाता है तो आप देखेंगे मार्केट्स का रिएक्शन ऑटोमेटिकली एक जो टेरिटरी है जो कि हमने पीछे खो दिया था वो रीगेन कर जाएंगे। So do you think, Udayan, India is witnessing early signs of a real economic and market recovery? Like, look at global investors absent for you mentioned nearly 5 years, are re-engaging as corporate commentary strengthens and earnings show initial improvement, which you also mentioned a while back.
While valuations remain rich, mostly, optimism is rising across financials, across consumption, defense, power, and quick commerce. So, do you expect credit growth, easing policy, and selective sector catalysts to drive the next market upcycle? There is no doubt in my mind, Rajesh, that government will have to do quite a bit of reforms, and they obviously are underway. I wouldn't be surprised one bit if the budget announces a lot of these reforms, at least a kind of framework. So there's a lot of consultation that's going in. Incidentally, a side note, I thought I'll just slip that in. There's a lot of IPOs happening, Rajesh. So typically what happens is if an institution or investors, even people like you and me, if you are thinking of investing in an upcoming IPO, then sometimes, the participation in the secondary market, about which we are talking about at the moment, sometimes they also get affected because, you are saving the money, your bucks for that IPO. In your mind, you've made up so your mind. that's true for FIIs also. Yes, I'm sure. इसका मेरे पास evidence तो नहीं है. I don't have any figures. But past में जो patterns हुए हैं, कई बार बहुत ज़्यादा अगर IPO निकल रहा होता है and there are long awaited IPOs और या कुछ लोगों की propensity उन IPOs की तरफ, तो कई बार क्या होता है आपकी जो retail मतलब secondary market की participation है उस पर असर पड़ जाता है. But coming back, yes, I would imagine, Rajesh, that much of the market reaction and the growth will come more from our domestic headlines and domestic developments rather than the export international trade, because that is actually undergoing a huge paradigm shift from a multilateral. Remember that there was this whole thing about WTO, multilateral. Now we are talking about free trade agreement. It's a different way of going about business. So till that this dust gets settled, we know what's going on, because every day there's a new headline coming in. Then it's more of what's happening in our country. So, उदयन, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो वो जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, उसका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक मार्केट में. कल ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था बैंक निफ्टी. इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? ये एक सूचक है हमारे बैंकिंग सेक्टर की मजबूती का, जो अभी जो जिस तरह का अनसर्टन ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसमें आप क्या कहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, कुछ आंकड़े तो अच्छे आ रहे हैं, जैसे क्रेडिट ग्रोथ के बारे में बातचीत हो रही है. आपके पीछे जो यहाँ पे जो ऑफ टेक रहा है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी बुरे नहीं है. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एज एन बिगर टिकट आइटम्स, माय अपॉलॉजीज. तो वो तो एक अपनी जगह बात है. दूसरी बात यह है कि कुछ जो एक्टिविटीज जो जिनमें अलाउ की जा रही है, आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स बताए थे, जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बारे में पीएसबीज को पार्टिसिपेट करने में अलाउ करना, ये बहुत बड़ी बात है. दूसरी बात जो बातचीत हो रही है, मतलब एटलीस्ट सुर्खियों में, इज अबाउट कंसोलिडेशन. मतलब आप कुछ बड़े वर्ल्ड लार्ज साइज ग्लोबल साइज बैंक्स आप बनाना चाहते हैं मर्ज करके. ये अगर आप बैंकिंग रिफॉर्म्स का जो अंडरपिनिंग थी, जो नरसिम्हन रिपोर्ट थी, लोगों को अब याद भी नहीं होगा, सन 93 में निकली थी जब हमारे रिफॉर्म्स चल रहे थे, शुरू हुए थे. वहाँ पे ये बात हुई थी कि हमारे पास कुछ बैंक्स को इतने छोटे छोटे, लेट्स हैव सम लार्ज साइज बैंक्स, वो और अब उसके बीच दरमियान 32 साल हो गए. पर वो चीज़ होता हुआ जो ब्लूप्रिंट था उसको रियलाइज करते हुए अब नजर आ रहा है. तो अब ये देखा जा रहा है कि अगर ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हो रही है तो फिर बैंक्स का साइज भी आपको उतना बड़ा चाहिए और उनको जाके दूसरे उतने बड़े बैंक के साथ compete करना पड़ेगा. तो जो बिग टेबल है बैंक्स का, वहाँ पे जो मूव्स कर रहे हैं आरबीआई और गवर्नमेंट, तो उसको देख के भी कई बार आपको लगता है कि शायद आरबीआई ने संतुलन भी बिठाया है, एक स्ट्रिक्ट होने का और ढील देने का, लिक्विडिटी देने. देखिए, ये वो तो करना ही था. यहाँ पे एक लिक्विडिटी का इशू तो था ही, जो कि जिसको एड्रेस किया जा रहा है. तो वो बात अपनी जगह है. और बाकी क्रेडिट ऑफ टेक भी बेहतर हुआ है पहले से. 11% को क्रॉस कर गया है. तो वो ये कुछ पॉजिटिव बात है. आपके जो स्ट्रेस्ड एरियाज हैं वो वहीं पे सिर्फ आपके जो माइक्रो फाइनेंस वाले जो पोर्टफोलियो का हिस्सा है
वहां पे स्ट्रेस थोड़ा बहुत जो दिख रहा है तो दिख रहा है, बाकी दूसरी जगह में उतनी चिंता वाली बातें नहीं दिख रही हैं। तो एंड प्लस आपका जो क्लीन अप था जो कई सालों तक चलता रहा, बैंक्रप्सी कोड, दूसरी चीजें जो थी, वो अब उसके जो आपने स्प्रिंग क्लीनिंग करनी थी, सफाई करनी थी दिवाली की, वो हो चुकी है जी। Well, then, two very pertinent questions come to my mind. One is related to the trade deal hopes. What are the expectations? What if, negative term repercussions come? What happens then? And the second thing is about the US Fed seems to be on the easing spree. What will happen of it on the RBI policy back home and on the equity markets? Well, Rajesh, I would say coming to trade deal, there are sectors which have really got affected. Gems and jewelry, some of the others. We have done pretty well. We have been like textiles and some of the data for textile exports and other things. It seems that we have been able to reroute them to some other places. But there are certain sectors which have still hurting a lot. So, and you can only, the size of the units are such, they can only handle this pain for a certain period of time. After that, it becomes difficult. I don't have any doubts that it's going to get sorted out. I mean, the immediate pain is going to get sorted out. Now, the question is, that is a damage, that's a hurt, that's a pain that will get sorted out. That's not going to give us an upside. The downside, that pain will be taken care of. That is getting taken care of. It's not as if that this is going to lead to some kind of boost. Now, one can always argue that when you do a trade deal, things will open up, but that will take time unless you're doing things which are still you have to compete with others, right? I mean, it's not as if it's just because it's a free trade. So that's something. But Rajesh, what I would like to emphasize here, and maybe a sentence on that, something like this is more important for sentiment, that if there's a problem, we can sort it out. So we have that capacity. We have overcome that. Yes, and without actually, how should I say, without really, compromising on our interest. I mean, I cannot put it more diplomatically. Talks a lot about इस integrity. ऑप्टिमिस्टिक नोट पर आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। कल रात अमेरिका के बाजार में आई गिरावट के अनुरूप प्रमुख एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट में रहे। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 3.3% से अधिक लुढ़क गया। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 3.2% से अधिक गिरावट आई। हांगकांग का हैंगसेंग 1.7% से अधिक नुकसान में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.9% के करीब गिरावट दर्ज हुई और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% गिरकर बंद हुआ। प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज नकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 40 लगभग 1.3% नीचे चल रहा था। जर्मनी का डैक्स और लंदन का फुट्सी 100 दोनों ही लगभग 1.2% के नुकसान पर थे। Wall Street closed sharply lower yesterday as investors braced for quarterly results from a major chip maker company and awaited a long-delayed U.S. employment report due later this week. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average lost almost 1.2%, the S&P 500 fell 0.9%, and the tech-heavy Nasdaq Composite Index dipped over 0.8%. इसमें ब्रीफली आपको लगता है कि कोई एआई बबल है? बहुत ब्रीफली देखिए, ये तो लोगों की चिंता जब मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाती है, पर ये तो इट्स $1 trillion क्वेश्चन, शैल वी से। Okay. The Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that the government is undertaking continuous consultations to further streamline foreign direct investor and foreign institutional investor processes to enable faster and more efficient investment flows in India. Speaking at the curtain raiser of the FICCI's 98th Annual General Meeting in New Delhi, the minister informed that the government is committed to create an investment-friendly ecosystem through ease of doing business, deregulation, decriminalization of laws, and reduction of compliance burdens. Mr. Goyal also said that the country will play a leadership role in technology and innovation. He noted that the government is prioritizing innovation to achieve the goal of making India a developed nation by 2047.
There would be 4 broad dimensions on which we will all have to focus our energies in the Amrit Kal towards Viksit Bharat. One is, can we make India domestic manufacturing industrial hub? How much we can do to promote domestic manufacturing, industrialization, self-reliance in goods that can be made in India competitively. Second, can we look at converting the millennia children, the Amrit generation as we call them, all the kids born after 2000, into a skilled workforce? The third dimension, if we have to become a developed nation by 2047, would be to create an investment-friendly ecosystem. And the fourth dimension would, of course, center around technology. और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी मजबूत और स्थिर है और रणनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विस्तारित हो रही है। आज नई दिल्ली में इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चिंता का कोई कारण नहीं है और उन्होंने दोहराया कि दोनों देशों के बीच मित्रता, लोकतंत्र, विविधता और साझा विकासात्मक दृष्टिकोण के मजबूत स्तंभों पर टिकी है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि वार्ता एक सतत प्रक्रिया है और भारत को किसानों, मछुआरों, लघु उद्योगों और व्यवसायों की संवेदनशीलताओं को संतुलित करते हुए अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। बहुत ही उत्साहजनक खबर है जिसमें प्रोग्रेस की भी बात की गई है इंडो अमेरिकन टॉक्स, ट्रेड टॉक्स में, और जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके हित की भी बात की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी पॉजिटिव हेडलाइंस, आप, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको छोटे छोटे ऐसे पॉजिटिव हेडलाइंस मिलते रहेंगे। ये हमारे, जैसे आप कह रहे थे कि सेंटिमेंट के लिए, मार्केट के सेंटिमेंट के लिए जो एक प्रेशर पॉइंट था हमारे लिए, मुझे लगता है एटलीस्ट इन दिस शॉर्ट टर्म में जो पेन एरियाज थे उनको हमने शायद ओवरकम, वो हमारे पीछे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध वसूली के वितरण से जुड़ी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल सौंप दी। इस रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर वसूली के वितरण, राज्यों के बीच आवंटन, ग्रांट्स एंड एड और आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण पर मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा से जुड़े परामर्श शामिल हैं। 1 अप्रैल 2026 से लेकर 5 वर्ष की अवधि के लिए आयोग के कार्य के अंतर्गत ये परामर्श दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री द्वारा इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने के बाद इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। ये कितना इंपॉर्टेंट है 15th फाइनेंस कमीशन स्टेट्स की फिस्कल हेल्थ के लिए, हमारे लिए बताएंगे इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए, जो संसाधन होते हैं, जो रेवेन्यूज होते हैं, उसको कैसे, उसका आवंटन कैसे होगा स्टेट्स के, क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे, कैसे वो किया जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। देखिए, फिस्कल जो हेल्थ है, जो आप किस तरीके से अपने बजट को मेंटेन करते हैं, सिर्फ केंद्र सरकार के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, राज्य सरकारों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और राज्य सरकारों के अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, कुछ ज़्यादा विकसित राज्य हैं, कुछ उतने विकसित नहीं है, पर संसाधनों की ज़रूरत सबको है। कई जो विकसित राज्य हैं उनके पास वो मौके हैं जो कि वो एडिशनल रेवेन्यूज रेज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के थ्रू। दूसरे जो पिछड़े राज्य हैं उनको वो सपोर्ट चाहिए। तो ये कैसे किया जाएगा, क्योंकि हमारा एक 2047 में तक हमें एक विकसित डेवलप्ड कंट्री स्टेटस भी लेना है, तो वो उसके लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात ये भी है कि हमारे कई राज्य जो विकसित राज्य हैं वो रिसोर्सेज के लिए compete भी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कई सदर्न स्टेट्स में ज़बरदस्त कंपटीशन चल रही है इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए। तो कई बार तो उनको वो रिसोर्सेज और जो ये फाइनेंस कमीशन से जो होता है उसके बीच में उनको, उनकी प्लानिंग में है, उनके एम्बिशियस गोल्स हैं। कई जो राज्य हैं वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमीज बनना चाहती हैं, तो वो उनके वो एम्बिशंस भी हैं। तो ये जो है ये काफ़ी कुछ डिटर्मिन कर जाएगा कि वो क्या प्लान करेंगे आगे, क्योंकि ये इसी से उनकी प्लानिंग चालू हो जाएगी। Moving on, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today chaired the 5th pre-budget consultation with the stakeholders from the startups ecosystem
in connection with the forthcoming Union Budget 2026-27 in New Delhi this evening. The meeting was also attended by Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary, Secretaries of Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Department of Economic Affairs and Chief Economic Advisor to the government. Earlier in the day, Ms. Sitharaman chaired the fourth pre-budget consultation with the stakeholders from the capital markets. The Finance Ministry conducts several pre-budget consultation meetings annually with experts, industry leaders, economists and state officials. Udayan, these deliberations seek to ensure that the union budget reflects diverse perspectives and addresses the key economic priorities, right? Right. As I was mentioning a little earlier, Rajesh, you will see some of these ideas which are big bang or major reform, which the government in any case is planning. You will find these inputs being used out there. So as I was saying that I'm expecting some major announcements happening related to reforms. Okay. It's not going to be something which is going to come to benefit an average Indian right away. But eventually they are bound to be far-reaching because by doing those reforms you can just get onto a slightly higher growth trajectory than what we are at the moment. All keeping the 2047 in mind. Absolutely. और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। कपड़ा मंत्रालय ने आज कपड़ा उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पीएलआई के अंतर्गत चयन के तीसरे दौर में 17 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने कहा कि ये महत्वपूर्ण कदम निवेश में और तेजी लाने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मानव निर्मित रेशे, परिधान तथा तकनीकी वस्त्र क्षेत्रों में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि नए आवेदकों ने कुल 2,374 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र उद्योग को आवश्यक आकार और पैमाना हासिल कराने, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने और पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाना है। टेक्सटाइल सेक्टर हमेशा हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा है, खासकर एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये जो पीएलआई का पुश इसे दिया जा रहा है, कितना आपको महत्वपूर्ण लगता है? ये बहुत ही क्रूशल है क्योंकि ये रोजगार का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। तो अगर ये जैसे आपने सही बताया कि ये हमारे टेक्सटाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर द इयर्स क्या हुआ, दूसरे देश आ गए हैं। अभी हमें पीएलआई से अगर हम ये अपना लॉस्ट ग्लोरी को रिकवर कर सकते हैं, अपनी डोमिनेंस को वापस ला सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। Global crude oil prices were steady today. Brent crude was trading flat at $64 and 21 cents per barrel, while WTI crude was trading slightly up at $59 and 97 cents per barrel when reports last came in. और अब चले precious metals की। Yeah. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading over 0.8% down at 1,22,410 rupees per 10 grams, and silver was trading 1.5% down at 1,53,810 rupees per kilogram a short while ago. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिन के कारोबार में दिसंबर अनुबंध वाला सोना लगभग 0.9% की गिरावट से 1,21,859 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 1.4% से अधिक गिरावट के साथ 1,53,075 रुपए प्रति किलो पर थी। हालांकि आज गिरावट है, लेकिन बहुत हाई लेवल्स पर है सोने और चांदी। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको कितना भी अट्रैक्टिव लगता है? अगर 100 रुपए आप निवेश करते हैं, आउट ऑफ 100 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आप 10 रुपए तक निवेश करें, उससे अधिक ना करें। क्योंकि अगर आप भारत के फ्यूचर पे बेट कर रहे हैं तो आपके पैसे इक्विटीज में लगने चाहिए, भारत की बेहतरीन कंपनीज में ना कि सोने में। जी, समय समाप्त हो रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदयन शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने। Thank you, Udayan, for being with us. And before we close the headlines once again. Benchmark domestic indices snapped 6-day winning streak. Sensex falls 278 points. Nifty dips over 100 points. Major Asian stock markets tumble, and government is working to streamline FDI and FII processes to boost investment flows in India, says Union Commerce Minister Piyush Goyal. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.